नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भीलवाड़ा जिले को पढ़ रहे थे, भीलवाड़ा जिले के अंदर जो प्रमुख मंदिर थे और भीलवाड़ा की जो प्रमुख चर्चाएं थी वो हम कर चुके थे। भीलवाड़ा के अंदर हमने कई प्रकार के मंदिर पढ़े थे, जैसे हमने रामद्वारा मंदिर पढ़ा था, धनोब माता का मंदिर पढ़ा था, त्रिस्वा माता का मंदिर पढ़ा था हमने, और कई प्रकार के और भी मंदिर हमने पढ़े थे, जैसे देवनारायण जी का मंदिर है, स्वाई भोज का मंदिर है, ये भी हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो भीलवाड़ा जिले के अंदर प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिला दर्शन भाग 2। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थल। प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, वाकई के अंदर हमने कुछ अच्छा, या कह सकते हो कि कुछ अलग हमने ज्ञान किया है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 या 4 स्थान ऐसे होंगे जिनकी मुख्यतः हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके मैनाल हो गया, बिजोलिया हो गया, और कई प्रकार के स्थान होंगे आपके, और भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मैनाल से। कहाँ से? मैनाल से। ठीक है, मैनाल। मैनाल के बारे में बात करें तो इसे प्राचीन समय में महानाल भी कहते थे। क्या कहते थे? महानाल। ठीक है, महानाल। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा नाला होने के कारण, बहुत बड़ा नाला होने के कारण इसे क्या कहा गया? महानाल कहा गया। क्या कहा गया? महानाल। ठीक है, तो अब इसी मैनाल के अंदर कह सकते हो, मैनाल जो स्थान है, यहाँ पर एक नदी बहती है, वो मैनाल नाम से। किस नाम से? मैनाल नाम से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो नाला था, और ये एक नदी के रूप में फिर स्वरूप में हो जाता है, और यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर है आपका किसका? भगवान जो शिव का है मंदिर है। ठीक है, महादेव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? महादेव जी का। ठीक है, अब बात करें कि मैनाल के अंदर किस प्रकार से हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो मैनाल के अंदर बात करें तो एक यहाँ पर मैनाल नदी के ऊपर, ये मैनाल नदी होगी, मैनाल नदी, और यहाँ पर एक मैनाल जल प्रपात बना है, मैनाल जल प्रपात। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मैनाल जल प्रपात कहाँ है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मैनाल नदी पर ही बना हुआ है मैनाल जल प्रपात। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करें मैनाल, तो यह पहले शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर था यहाँ पर, तो शिव होगा। शिव किसे कहते हैं? जो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं। प्रमुख केंद्र था, लेकिन कालांतर में ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। किसका? नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, ध्यान रखिए मैनाल के बारे में, पहले शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, लेकिन कालांतर में क्या बन गया? नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, मैनाल की बात करें तो महानाल एक बहुत बड़ा नाला होता है, इसी के कारण इसका नाम पड़ा मैनाल। ये मैनाल नदी भी है, ध्यान रखना, मैनाल नदी, और इसके पास में बना हुआ है शिव जी का मंदिर, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना मैनाल जो जलप्रपात है ये भी किस कहाँ पे है? मैनाल नदी पर है, और भीलवाड़ा का जलप्रताप है, जलप्रपात है सबसे ऊंचा। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे यह शिव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, लेकिन कालांतर में ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन चुका था। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। मैनाल के अंदर ही, मैनाल के अगर पास से चले, मैनाल के थोड़ी दूर पे चले तो एक गांव पड़ता है बिगोद। कौन सा? बिगोद। जो मंदिर है वो बिगोद के अंदर है। कहाँ पे है? बिगोद के अंदर है, मैनाल के पास में है, ध्यान रखना। बिगोद, बिगोद की बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का। किस किस का? ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम है यहाँ पे। त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च और मैनाल। ठीक है, 3 नदियों का समूह है यहाँ पर। किस किस का? ध्यान रखना, बनास, बेड़च और मैनाल का। और मैंने कहा था जहाँ पर 3 नदियों का समूह होता है वहाँ शिवालय अवश्य होता है, भगवान शिव का मंदिर अवश्य होता है। तो ध्यान रखना, बिगोद के अंदर है त्रिवेणी संगम, बनास, बेड़च और मैनाल का। वहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पर क्या स्थित है? महानालेश्वर, या इसी मंदिर को कहते हैं नीलकंठ महादेव। इस मंदिर को क्या कहते हैं? नीलकंठ महादेव मंदिर या महानालेश्वर मंदिर। क्या कहते हैं? इसी मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, या इसी नाले की कान पड़ा नालेश्वर महादेव, नालेश्वर महादेव। ठीक है, याद रखेंगे आप। या नीलकंठ महादेव इसे कहते हैं, या महानालेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं। ठीक है, मैनाल के पास ही में गांव है बिगोद। ठीक है, बिगोद याद रखना। ठीक है, अब जो यहाँ पर मेला बढ़ता है, हमने बात कर ली थी मेलों के अंदर, सोरठ का मेला। किसका? सोरठ का मेला। और यह कह सकते हो त्रिवेणी संगम मेला। कौन सा? त्रिवेणी संगम मेला। ठीक है, तो याद रखना जो मैनाल स्थान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से कई बार पूछा जाता है कि बिगोद किस स्थान पे स्थित है। तो यहाँ पर आपको भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं दे के मैनाल भी दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं? मैनाल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैनाल के पास ही में स्थित है बिगोद, और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है इस मंदिर को कहते हैं त्रिवेणी संगम या सोरठ का मेला। ठीक है, सॉरी, इसे कहते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर या नालेश्वर मंदिर। और इसके जो 3 नदियों का समूह है, 3 नदियां आती है आपकी, बनास, बेड़च और मैनाल, और इसके किनारे बसा हुआ है ये। ठीक है, ये मैनाल आ गई इधर से और ये आ गई इधर से। ठीक है, और 3 नदियों का समूह है जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है। और ये इसे मेले को कहते हैं, इसे यहाँ पर मेला बढ़ता है सोरठ का मेला। कौन सा मेला? सोरठ का मेला। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं अगली स्थान की। ठीक है, तो ये था आपका मैनाल। आगे चर्चा करते हैं अपने स्थान की, जिसका नाम है बागोर। बागोर, बागोर की बात करें तो ये कह सकते हो कि एक जो पुरानी सभ्यता है उनका स्थल है। पुरानी सभ्यता का उत्खनन यहाँ से हुआ है। जो कह सकते हो कि जो उत्खनन हुआ है उस टीले का नाम है माँ सतियों का टीला। किसका? माँ सतियों का टीला। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा के अंदर ही है। और ये पाषाण कालीन, पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है। इसका पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ है वो किस स्थान पे हुआ है? ठीक है, उत्खनन कार्य, तो ध्यान रखना उसे कहा जाता है महासतियों का टीला। ठीक है, और ये महासतियों का टीला किस स्थान पे? ध्यान रखना, यह बागोर जो सभ्यता है वो किस स्थान पे है? कोठारी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि कोठारी नदी कहाँ पे बहती है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे? बागोर। ठीक है, और जो उत्खनन कार्य है वो किस कहाँ पे किया गया? माँ सतियों के टीले के आसपास किया गया। ठीक है, अब ये बात होगी आपके बागोर के अंदर जो प्रमुखता कह सकते हो सभ्यता का केंद्र है बागोर। ठीक है, तो बागोर हो गया पूरा सभ्यता का केंद्र। और एक स्थान ध्यान रखना है, जो बागोर, बागोर का ध्यान रखना है, जो मेवाड़ के अंतिम 4 महाराणा थे, मेवाड़ के अंतिम जो महाराणा थे यहां से गोद आए थे। क्या आए थे भाई? गोद आए थे। ठीक है, ध्यान रखना, जो मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे वो यहाँ से गोद आए थे। उनमें किस किस का नाम आता है? महाराणा सरदार सिंह,
महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह का नाम भी आता है। और नाम आता है आपका महाराणा शंभू सिंह। ठीक है, याद रखिए ये महाराणा आए थे यहाँ बिगोद से गोद आए थे। ठीक है, जो मेवाड़ का राजवंश आगे चला था यही चला था बागोर से। ठीक है, बागोर से ये गोद गए थे। ठीक है, सरदार सिंह की बात करें, इनकी मुख्य फैक्ट ध्यान रखना, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना इन्होंने की थी। महाराणा स्वरूप सिंह, इनके समय 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी। तो दो फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्थान था बागोर था। कौन सा था? बागोर। ठीक है, और बागोर की एक मुख्य बात और कर लें तो बागोर के आसपास जो ये पाषाणकालीन सभ्यता केंद्र मिला है, यहाँ ये जो स्थान है पूरा का पूरा, इसके आसपास अभ्रक के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? अभ्रक, अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं इसके आसपास। ठीक है, इसीलिए भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है बागोर की वजह से। किस वजह से? बागोर की वजह से। जो माले बागोर है इसके आसपास अभ्रक के भंडार है। किसके भंडार है? अभ्रक के। तो ध्यान रखना आपको, जो प्रमुख स्थल है आपका बागोर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। और ये किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। और जो उत्खनन कार्य है वो कहाँ से किया गया? महासतियों का टीला। ध्यान रखना, महासतियों का टीला। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, जो केवल अगर महासतिया नाम आ जाए, केवल महासतिया नाम आ जाए तो ये ध्यान रखना, जो मेवाड़ के शाही शमशान की बात होती है। किसकी? शाही शमशान। केवल अगर मेवाड़ महासतियां आती हैं तो महासत्य किसे कहते हैं? मेवाड़ के जो शाही शमशान है उसे भी क्या कहते हैं? महासतियां कहते हैं। लेकिन महासतियों का टीला बात करें तो बागोर सभ्यता का ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग कंफ्यूज मत होना, मेवाड़ के शाही शमशान, क्योंकि कंफ्यूजन है। महासतियों का टीला अगर नाम आता है तो बागोर सभ्यता का प्रमुख उत्खनन केंद्र है। अगर सिर्फ महासतियां आता है तो मेवाड़ के शाही शमशान है। ये क्या है? शाही शमशान है। और किस नदी के किनारे है? ध्यान रखना, जो कोठारी नदी के किनारे है। और बागोर से क्या है, जो अंतिम में मेवाड़ के महाराणा थे यहाँ से गोद आए थे। कौन कौन? महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा शंभू सिंह। महाराणा सरदार सिंह की बात करें तो मेवाड़ भीलकोर की इन्होंने स्थापना की थी। महाराणा सरदार सिंह की बात होगी, फिर महाराणा स्वरूप सिंह की तो 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो प्रमुख और केंद्र हैं। ठीक है, अब बात करें आगे जो मुख्य और केंद्र हैं उनकी बात करते हैं। अब बात करें आगे आपके मांडल स्थान की। किसकी? मांडल। मांडल ध्यान रखना, मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मांडल अलग है। मांडल के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्यतः 3 या 4 फैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला ध्यान रखना, यहाँ पर है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। ठीक है, 32 खंभों की छतरी। और ये छतरी है किसकी? ध्यान रखना, ये छतरी है आमेर के शासक जगन्नाथ कच्छावा की। जगन्नाथ कच्छावा की। ध्यान रखना, किसकी है? जगन्नाथ कच्छावा की। और ये छतरी ऐसे यहाँ पर कैसे बनी? तो ध्यान रखना कि जो जगन्नाथ कच्छावा है, जगन्नाथ जो कच्छावा है, ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम विरुद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान करने के लिए जाते हैं। कहां पे? मेवाड़ जाते हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए मेवाड़ से लौटते समय मृत्यु होती है इनकी। लौटते समय इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी स्थान पे मांडल पे इनकी छतरी बनाई जाती है। और जो छतरी निर्माण का कार्य है, 32 खंभों छतरी बनवाई किसने? ध्यान रखना, शाहजहां ने बनवाई थी इसकी छतरी। किसने बनवाई थी?
शाहजहां ने, ध्यान रखना किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। तो ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी किसकी है, आमेर के शासक आपके जगन्नाथ कच्छावा की, किसकी है, जगन्नाथ कच्छावा की है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस छतरी की बात करें कि ये छतरी क्यों यहाँ पर बनाएगी, तो ध्यान रखना कि जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए गए थे, कौन, जगन्नाथ कच्छावा, और वापस आते समय या वहां से महाराणा प्रताप से हार झेलने के बाद ही वापस लौटते समय इनकी मृत्यु होती है। इस छतरी की मुख्य विशेषता ध्यान रखना, ये 2 शैलियों के अंदर बनी है, ठीक है। कौन कौन सी, हिंदू शैली और मुगल शैली, दोनों में बनी है। हिंदू शैली और मुगल शैली में निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, हिंदू शैली और मुगल शैली के अंदर ये निर्मित है। तो ये पहला फैक्ट था जो मांडल के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे मांडल के बारे में दूसरा फैक्ट, ठीक है। सो साफ कर देता हूं मैं। मांडल के अंदर दूसरे फैक्ट की बात करें तो मांडल का दूसरा फैक्ट है वो है मेजा बांध। कौन सा, मेजा बांध, जो मांडल में ही बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, मांडल के अंदर ही। और मेजा बांध बना हुआ है और किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो वो नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी पर। और बना था ये 1952-53, यानी आजादी के बाद कह सकते हो भीलवाड़ा का पहला बांध हो सकता है ये, आजादी के बाद भीलवाड़ा का पहला बांध। अब मेजा बांध की और क्या विशेषताएं इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मेजा बांध को अगर कहा जाए, जो भीलवाड़ा शहर है, भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति इसी बांध से होती है, ठीक है, इसी बांध से होती है, याद रखेंगे। और मेजा बांध की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रीन माउंट उद्यान की स्थापना की गई है, ठीक है। तो मेजा बांध आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पर, कोठारी नदी के अंदर। कब बनाया गया, 1952-53 के अंदर। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जो भीलवाड़ा शहर है उसको जो पेयजल की आपूर्ति है वो इसी बांध से होती है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, जो भीलवाड़ा शहर है उसको पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है, मेजा बांध से होती है। कहाँ से होती है, मेजा बांध से ही, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रीन माउंट उद्यान की भी स्थापना की गई है, किसकी, ग्रीन माउंट उद्यान की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये आपका मांडल का दूसरा फैक्ट हो गया, कौन सा, मेजा बांध, ठीक है। अब बात करें कि यहीं पे बात, ये ऊपर लिख दें, चलो इसको आते हैं। मांडल की तीसरी चर्चा करें, मांडल की, तो यहाँ पर नाहर नृत्य या नाहर का स्वांग, नाहर नृत्य या नाहर का स्वांग यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। नाहर नृत्य या नाहर का स्वांग कहते हैं कि जब वे सांझा के समय इसको प्रचलित किया गया था। और ये नृत्य होता है पूरा का पूरा जो अब पुरुषों की जो शरीर है, पुरुषों के शरीर पर पुरुष क्या करते हैं, अपने यहाँ पर रुई बांधकर या कॉटन बांधकर इस नृत्य को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाहरों का स्वांग कहते हैं, ठीक है। ये भी मांडल के अंदर ही है। और जब वे शाहजहां किसी सैनिक अभियान में जाते थे या किसी शिकार के लिए जाते थे तो उस समय उनको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता था, ठीक है। और ये होली के 13 दिन बाद होता है। अब जो होला होता है ये होली के 13 दिन बाद होता है, वर्तमान में है, ये चर्चा में भी है, वर्तमान में होली के 13 दिन बाद में होता है। और शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है शाहजहां को। किसको जाता है, शाहजहां को, ठीक है, याद रखना किसे जाता है, शाहजहां को, ठीक है। तो ये नाहर नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है मांडल का, ठीक है। तो मांडल की हमने 3 बातें कर ली हैं, कौन कौन सी, एक तो 32 खंभों की छतरी जो जगन्नाथ कच्छावा की है, आमेर के शासक जगन्नाथ कच्छावा की है, जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध कह सकते हो सैनिक अभियान के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है मांडल के अंदर ही। और उसी स्थान पर उनकी छतरी बनाई जाती है जिसे कहते हैं 32 खंभों की छतरी। और ये शैली 2
शैलियों में बनी हुई है, मुगल शैली और हिंदू शैली के अंदर बात करें। फिर बात करें कि इस जो छतरी है, इस छतरी का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया, जिसे हम खुर्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? खुर्रम। पहला फैक्ट हुआ। फिर दूसरा, मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध, जो कोठारी नदी पर बना हुआ। किस नदी पर बना हुआ? कोठारी नदी पर। और भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति कौन कराता है? मेजा बांध करवाता है। कौन कराता है? मेजा बांध। और मेजा बांध के पास ही क्या है? ग्रीन माउंट उद्यान है। क्या है? ग्रीन माउंट उद्यान है। तीसरे फैक्ट की बात करें तो नहरों का स्वांग या नहरों का कह सकते हो स्वांग इसे कहते हैं। और ये किसने शुरू करवाया था? शाहजहां ने शुरू करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। और ये होली के 13 दिन बाद अब वर्तमान समय में प्रचलित रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मांडल स्थान। कौन सा? मांडल स्थान। ठीक है, अब इसके बाद में चर्चा करेंगे अपने जो एक महत्वपूर्ण स्थान की बात करें, बिजोलिया की। किसकी बात करेंगे? बिजोलिया की। ठीक है, अगला जो स्थान आपका बिजोलिया। बिजोलिया इसे ही कहते हैं हम ऊपरमाल। ऊपरमाल। ऊपरमाल का पठार भी आपने सुना होगा कि कैसे, जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर जो ऊपरमाल है, इसकी बात करें तो इसे कैसे, ऊपरमाल का पठार का भी नाम आपने सुना होगा। ऊपरमाल कैसे कहते थे? जो बिजोलिया है, बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया जो भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा यहाँ से लेकर जो आपके कह सकते हो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर जो आपका भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़, यहाँ का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे भी हम क्या कहते हैं? ऊपरमाल कहते हैं। और यहाँ पर कई ऐतिहासिक तत्व आपको मिलेंगे जो उसे, जैसे यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की गई, बिजोलिया किसान आंदोलन का भी जिक्र होता है, सबसे संगठित आंदोलन होगा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करें तो इनके जो प्राचीन नाम थे वो कौन कौन से नाम थे? ठीक है, बिजोलिया के या ऊपरमाल के जो प्राचीन नाम है उनकी बात करें तो इनका प्राचीन नाम मिलता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम की बात करें तो इन्हें कहते थे विंध्याचली, विंध्यावली। क्या? विंध्यावली या विजयावली। और बिजोलिया का जो शिलालेख है उसके अंदर राजस्थान की इंपॉर्टेंट जानकारी जितने भी मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। कि भाई पुराना नाम किसका कौन सा था, जैसे नागौर का अयचित्रपुर था, वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, ध्यान रखें आप। ठीक है, अब बात करें कि बिजोलिया है जो मेवाड़ का एक ठिकाना है। ठीक है, ध्यान रखना, बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना था। देखिए, जैसे बात करें, अगर ये मान लीजिएगा मेवाड़ है, क्या है? मेवाड़ है। मेवाड़ का जो ये ऊपरी भाग था, ये ऊपरी भाग था, ऊपरी भाग था, ये एक ठिकाना था। क्या था? ठिकाना था बिजोलिया। बिजोलिया एक ठिकाना है। क्या है? मेवाड़ का एक ठिकाना है। ठीक है, मेवाड़ का एक ठिकाना था। राणा सांगा ने, किसने? राणा सांगा ने, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के अंदर, किसके अंदर? खानवा युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले अशोक परमार को बैंड कर दिया। किसको? अशोक परमार को बैंड कर दिया ये। ठीक है, ध्यान रखना, जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने किस युद्ध में? खानवा के युद्ध के अंदर पराक्रम दिखाने वाले अशोक परमार। अशोक परमार मूलतः राजस्थान के नहीं है, ये है आपके यूपी के। कहाँ के हैं? यूपी के। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो अशोक परमार है उनको ये क्या कर दिया था? ठिकाना बैंड कर दिया था। तो आपको अगर पूछा जाए बिजोलिया का पहला ठिकानेदार, या कह सकते हो कि बिजोलिया का पहला शासक कौन था, तो अशोक परमार था। भाई कौन था? अशोक परमार। मेवाड़ का एक ठिकाना है। ठीक है, मेवाड़ का एक ठिकाना है। भीलवाड़ा आपके कह सकते हो, मेवाड़ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चित्तौड़ है, मान लीजिएगा चित्तौड़ है। मेवाड़ की बात, या चित्तौड़, चित्तौड़, तो चित्तौड़ से ऊपर ही है भीलवाड़ा, यहाँ पर ऊपर है। यानी भीलवाड़ा की अगर लोकेशन देखे वो भी क्या है? चित्तौड़ से
जस्ट उत्तर की साइड है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बिजोलिया, जिसका प्राचीन नाम विंध्यावली या विजयावली आता है, एक ठिकाना है कहाँ का, मेवाड़ का। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के अंदर पराक्रम दिखाने के कारण जो परमार शासक है अशोक परमार, इसको ये क्या कर दिया था, बैंड कर दिया था, ठीक है। अब बात करें कि बिजोलिया के अंदर और प्रमुख प्रमुख क्या फैक्ट हमें याद रखने हैं, तो यहां से ध्यान रखना। बिजोलिया के बारे में बात करें तो देश का, राजस्थान का ही नहीं, देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत, किसान आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। शुरुआत बिजोलिया से मानी जाती है कि देश का प्रथम जो संगठित किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो वो यहीं से मानी जाती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, बिजोलिया को क्या कहते हैं, शिव भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव भूमि। किस कारण से कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर मंदिर है 3-4। एक तो है मेंढकी महादेव मंदिर, मेंढकी महादेव मंदिर, ठीक है, याद रखना। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेंढकी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। और मंदाकिनी शिव मंदिर, मंदाकिनी शिव मंदिर, ठीक है, मंदाकिनी शिव मंदिर, ठीक है, ये भी यहाँ पर स्थित है। फिर बात करें बिजोलिया शिव मंदिर, बिजोलिया शिव मंदिर, तो इनकी ऐतिहासिक भूमि के कारण या कह सकते हो कि धार्मिक कारण के कारण इसे शिव भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव भूमि। तो आपसे पूछा जाए शिव भूमि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि शिव भूमि बिजोलिया को कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, मंदाकिनी जो शिव मंदिर है उसी के आसपास है एक मंदाकिनी बावड़ी भी है, मंदाकिनी बावड़ी भी स्थित है भाई, क्या है, मंदाकिनी बावड़ी भी स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इसको लगा लेना आप, मेंढकी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे। आपको बिजोलिया अगर आता है तो बिजोलिया करेंगे, या आप क्या करेंगे, आप करेंगे आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये बातें होगी अपनी बिजोलिया के बारे में, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अपन इंपॉर्टेंट स्थान है, और भी इससे भी इंपॉर्टेंट स्थान कह सकते हो, शाहपुरा। कौन सा, शाहपुरा, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा की बात करें तो राजस्थान जब संगठित पूरा नहीं हुआ था, 1956 का अस्तित्व नहीं आया था, उससे पहले राजस्थान की राज्य की सबसे छोटी रियासत थी ये, सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है। राज्य की सबसे छोटी रियासत थी ये, ध्यान रखना, राज्य की सबसे छोटी रियासत थी। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो जोधपुर रियासत होती थी। कौन सी, जोधपुर या मारवाड़ रियासत, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में जयपुर रियासत होती थी। कौन सी होती थी, जयपुर रियासत, ठीक है। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा थी, शाहपुरा, ठीक है। अब बात करें जब देश आजाद हुआ 1947 के समय, तब इन यहाँ के शासक थे तब यहाँ के शासक वो थे उमेद सिंह फर्स्ट। कौन थे, उमेद सिंह फर्स्ट, उमेद सिंह प्रथम यहाँ के शासक थे। और उमेद सिंह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता की जब घोषणा होती है तो वो कहते हैं कि अगर राजस्थान में कहीं पर चांद की चांदनी बिखरेगी तो सबसे पहले कहाँ बिखरेगी, शाहपुरा में बिखरेगी। इसका अर्थ कि ये कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी कह सकते हो उत्तरदायी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार का गठन सर्वप्रथम अगर राजस्थान में हुआ था वो कहाँ हुआ था, यहीं पे हुआ था, शाहपुरा के अंदर, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि राजस्थान
कि प्रथम लोकतांत्रिक या उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ठीक है। राजस्थान के अंदर प्रथम लोकतांत्रिक या उत्तरदायी सरकार की स्थापना है, वो भी कहाँ पर होती है, अपने ध्यान रखना कि आपके शाहपुरा के अंदर होती है, ठीक है। और इनका कथन था उमेद सिंह का कि अगर चांद की रोशनी कहीं पहले बिखरेगी, चांद की रोशनी राजस्थान में कहीं बिखरेगी तो सबसे पहले शाहपुरा में बिखरेगी, शाहपुरा में, शाहपुरा रोशन होगा, ऐसा लिख सकते हो, शाहपुरा रोशन होगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही थी कि सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का गठन है वो मेरे द्वारा किया जाएगा, उमेद सिंह के द्वारा ये कहा गया, ठीक है। और भी इसके इफेक्ट है बिजोलिया के अंदर, और यहाँ ध्यान रखना बिजोलिया नहीं, शाहपुरा। अब शाहपुरा के अंदर बात करें तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है जो बारठ परिवार है, उनकी जन्म स्थल ये रहा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। जो बारठ परिवार है, केसरी सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बारठ है, उनकी जन्म स्थली भी यही रहा था, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्थान है केसरी सिंह बारठ की हवेली, ठीक है। केसरी सिंह बारठ की हवेली, इस केसरी सिंह बारठ की हवेली के अंदर केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, इन तीनों की आदमकद प्रतिमाएं हैं, तीनों की मूर्तियां हैं, तीनों की क्या है, मूर्तियां हैं, आदमकद मूर्तियां हैं तीनों की तीनों। और तीनों के बारे में आप फैक्ट हिसाब से भी जानते हैं, केसरी सिंह बारठ जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखा था, जो मेवाड़ के शासक हैं फतेह सिंह, उनको दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए, ठीक है, लिखा था। केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह इनके भाई थे, और प्रताप सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह दोनों ने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था, वही हैं जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेज अधिकारियों ने कई प्रकार की यातनाएं दी थी इनको, लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था। इनको प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारी माँ के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, आप मुंह खोल दे तो मैं आपको आज़ाद कर सकता हूं, आप अपनी माँ को बचा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं एक माँ को सुखी करने के लिए अनेक माताओं को दुखी नहीं कर सकता। ऐसे वीर शासक थे प्रताप सिंह बारठ, ठीक है। और ध्यान रखना, केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ये तीनों एक